आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। खून का प्रवाह जब पेनिस की ब्लड वेसल्स में बराबर मात्रा में नहीं हो पाता और पेनिस के सेल्स कमज़ोर हो जाती है तो वो बराबर इरेक्ट नहीं कर पाती, या तो इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाती। कई बार ऐसा होता है कि जस्ट बिफोर इंटरकोर्स पेनिस अपना इरेक्शन लूज कर देता है। उस कंडीशन को बोला जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अभी गुड न्यूज़ ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। हर चीज़ का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एन इफेक्ट। अगर उसके कॉजेस को हम ठीक कर दें तो इफेक्ट यानी ईडी जो है ठीक हो जाएगा। उसके वन ऑफ द कॉमन कॉजेस की बात करें तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, जब खून में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे ईडी होता है। उसी प्रकार जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी ईडी हो जाता है। या फिर अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाए, लो टेस्टोस्टेरोन, दैट ऑल्सो कॉजेज ईडी। पांचवा बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, जिसमें कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं। या फिर हार्मोनल इनबैलेंस, जैसे सेरोटोनिन का इम्बैलेंस, डोपामिन का इम्बैलेंस, ग्रोथ हार्मोन्स का इम्बैलेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या अदर हार्मोन्स। थायराइड इशू में, हार्ट डिजीज़ में भी ईडी हो जाता है। या फिर सर्टेन मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट भी ईडी होते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, कोलेस्ट्रॉल की स्टेटिन ड्रग्स, बहुत सारी डायबिटीज़ की ड्रग्स, इनका इफ़ेक्ट भी ईडी होता है। अभी इनको हम और डीपर मैकेनिज्म में जाए, क्या होता है। अभी ये पेनिस की ब्लड वेसल्स है, इसमें जब ये सारा कुछ इनके पीछे और ईडी के पीछे जो मेन कारण है वो है हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या होता है, जब इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है और इंसुलिन का काम होता है ब्लड में से ग्लूकोज और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सेल में ले जाना। अब होता क्या है कि हम लोग बार बार खाना खाते रहते हैं या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट जब भी खाते हैं तो पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार कंटिन्यू बार बार खाने से या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट खाने से या अनहेल्दी खाने से इंसुलिन बार बार सीक्रेट होता रहता है हमारी बॉडी में, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सेल्स जो है इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी उसके प्रति ध्यान देना बंद कर देते हैं। इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई पागल व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाता है, एक दो बार चिल्लाते हैं, आप ध्यान देते हैं, पर हमेशा जब वो चिल्लाता रहता है तो हम उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं कि ये तो पागल है। उसी प्रकार जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में, कई गुना इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा इंसुलिन होता है, तो सेल्स इंसुलिन के प्रति रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि पैनक्रियाज को जो सिग्नल मिलता है कि सेल्स तक इंसुलिन पहुंच रहा है वो नहीं मिल पाता, तो वो पैनक्रियाज और एंड और इंसुलिन छोड़ता जाता है। तो इट्स ए विशियस सर्किल। अभी इसका इस टॉपिक से क्या कनेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज जो कि सेल्स में जाने चाहिए थे, ब्लड वो ग्लूकोज शुगर सेल्स में नहीं जा पा रही है और ब्लड में इंक्रीज होती जा रही है ग्लूकोज। उसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता रहता है। तो अभी ये पेनिस की ब्लड वेसल्स है, इसमें इंसुलिन आ गया, अभी ग्लूकोज बराबर सेल में नहीं जा रहा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे ग्लूकोज लेवल भी आ गया, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ पा रहा है, तो अभी पेनिस की ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ये एक जाम लग गया। ये तीन इसमें आ गए तो अभी ब्लड को इसमें जाने के लिए जगह नहीं मिलती, एक तरीके से इसमें कचरा आ गया है, तो ब्लड इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट पेनिस की वेसल्स को ब्लड बराबर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो वो कमज़ोर होने लगती है। जब ग्लूकोज बढ़ा हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो वो भी पेनिस की ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगती है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो इरेक्शन होना बंद हो जाता है। अभी इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? गुड न्यूज़ है कि इसको 100% ठीक किया जा सकता है। अभी हमें काम ये करना है कि एक तो इंसुलिन जो बढ़ा हुआ है उसे नॉर्मल करना है, जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है उसे नॉर्मल करना है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसे नॉर्मल करना है। चाहे इनमें से किसी भी कंडीशन को हम ले लें, आर्टरीज में यानी वेसल्स में, बॉडी के किसी भी पार्ट में इंसुलिन जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। नाउ लेट्स कम टू द ईडी।
ईडी को कम करने के लिए सबसे जो एक्सीलेंट उपाय है वो है 24 आवर उपवास। अब 24 आवर उपवास का मतलब कि जैसे 2 PM पे हमने खाना खाया, अभी अगले दिन हमको 2 PM तक कुछ भी नहीं खाना, तो ये 24 घंटों की हमारी उपवास हो गई। तो हमने क्या किया, लंच लिया 2 PM पे, अभी जो डिनर है उसको हमने स्किप किया, जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप किया, तो 24 घंटे की हमारी फास्टिंग हुई। तो क्या हुआ, बॉडी को ग्लूकोज बाहर से नहीं मिल रहा, तो बॉडी के अंदर जो एग्जिस्टिंग इंसुलिन है वो अपना काम करेगा, जो एग्जिस्टिंग शुगर बढ़ा हुआ है उससे बॉडी एनर्जी लेगी, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उससे बॉडी अपना फैट लेगी। तो इस 24 आवर की उपवास से हमारा इंसुलिन लेवल नॉर्मल आने लगेगा और जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल आने लगेगा। अभी ये हुआ कि हमने जो इंसुलिन ग्लूकोज बढ़े हुए थे उनको लेना बंद कर दिया, कम कर दिया, पर जो ऑलरेडी ब्लड में हमारे इंसुलिन बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए हमें वॉकिंग स्टार्ट करनी होगी, एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स अ डे। 30 मिनट आप शुरुआत में 30 मिनट तक वॉकिंग कर सकते हैं, फिर 60 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद में जब बॉडी हैबिचुएट होने लगे तो आप फास्ट वॉक कर सकते हैं। फास्ट वॉक के बाद में हमें क्या करना है, 30 सेकेंड्स जॉगिंग, उसके बाद में 1 मिनट तक वॉक। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। 30 सेकेंड तक जब हम जॉगिंग करेंगे तो हार्ट बीट तेज होगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, फिर अगले 1 मिनट तक हम वॉकिंग करेंगे, उससे क्या होगा, बॉडी को रिकवरी मिलेगी, हार्ट रेट नॉर्मल होगी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जहाँ तेज हो गया वो नॉर्मल होगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है, इस एक्सरसाइज को बोला जाता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इससे हार्ट बीट तेज होगी, फिर डाउन होगी, फिर तेज होगी, फिर डाउन होगी। इससे हार्ट की उम्र बढ़ती है, लाइफ स्पैन हार्ट की बढ़ती है, तो हमारी भी लाइफ स्पैन बढ़ती है। इट्स ए प्रूवन टेक्निक, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, अपनी एज को बढ़ाने के लिए और शरीर को हेल्दी रखने के लिए। अभी अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तुलसी बीज या जिनको सब्जा सीड्स भी बोला जाता है, ये एक एक्सीलेंट रेमेडी है पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए। अगर अंग्रेजी दवाइयों एलोपैथी के बाद में अगर कुछ उसका अल्टरनेटिव है तो दैट इज़ तुलसी बीज। अगर आपको लाइव तुलसी कहाँ से मिल सकती है, लाइव तुलसी के बीज, उन्हें लीजिए, कटोरी में पानी डालिए, उसको भिगो दीजिए रात भर, सुबह में वो पानी पी लीजिए और वो तुलसी बीज खा लीजिए। विदिन अ डे और 2 आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। 14 है, हम अपनी डाइट को सुधार सकते हैं। आप 24 आवर की उपवास करने के बाद में अगर घी या घी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इन मॉडरेशन, जितना कि आपकी बॉडी पचा सके, जितनी आपकी एक्सरसाइज होगी, तो घी इज़ ए हेल्दी फैट और आवर बॉडी नीड्स हेल्दी फैट टू कन्वर्ट इट इनटू टेस्टोस्टेरोन्स। हमारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है, तो घी इज़ वेरी गुड। मैं ऑयल्स की बात नहीं कर रहा, स्पेशली सोयाबीन ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं, घी हम ले सकते हैं पर इन मॉडरेशन, जितना हमारी बॉडी पचा सके। उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर वही खून की आर्टरीज में जमने लगेगा। तो थोड़ी मात्रा में हम घी की रोटी, घी की सब्जी, घी के लड्डू वगैरह बनते हैं वो ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप घी लेते हैं हेल्दी फैट, तो उसके साथ में हरी सब्जी का लेना बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जी में एक तो फाइबर होते हैं, तो जो भी हम घी खा रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको फ्लश आउट करने के लिए हमें हेल्दी फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हरी सब्जी, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हरा प्याज हमारे यहाँ इजीली मिल जाता है। हरे प्याज में ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को एकदम स्पाइक अप कर देते, तो हरा प्याज इज़ ए मस्ट फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे हमने लो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स इज़ वेरी नेसेसरी। अभी ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए सफ़ेद मूसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूसली पाक भी आता है, लेकिन आई प्रेफर आप हिमालय, पतंजलि का कोई भी सफ़ेद मूसली पाउडर लेके उसको दूध में ले सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। आधा चम्मच, आधा चम्मच नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे बेसिकली सफ़ेद मूसली से ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ता है, और जब भी ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप बढ़ेगा,
स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिजोल, एड्रिनलिन अपने आप कम होगा। पर और एक कौच बीज में एल डोपा होता है, जो कि कौच बीज में एल डोपा होता है। एल डोपा इज ए प्रिकर्सर टू डोपामिन। डोपामिन भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा होता है। तो कौच बीज भी आप साथ में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में, गर्म होते हैं। फिर अश्वगंधा हमारे HPA एक्सेस को ठीक करता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनलिन, स्ट्रेस को कम करता है, सारे हार्मोन्स को बराबर करता है, और ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। तो ये 3 मेडिकेशंस आप ले सकते हैं। बट आई प्रेफर, अगर आप नेचुरल सब कुछ ले लेते हैं, हरी सब्जी, अच्छा फैट्स, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इन केस ऑफ एक्यूट इमरजेंसी, अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लें। अदरवाइज आप नेचुरल लाइफ स्टाइल ठीक करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। अभी 5वां जो इलाज है वो है गट हेल्थ। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका संबंध हमारी आंतों से होता है। 90% जो भी हार्मोन्स होते हैं वो आंतों में बनते हैं, 10% हमारे ब्रेन में बनते हैं। This affects this dopamine, serotonin and testosterone, but indirectly dopamine, growth hormones, ये सब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमें गट हेल्थ हील करना बहुत ज़रूरी है। गट हेल्थ का मेरा मतलब है हेल्दी बैक्टीरिया। हमारी आंतों में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो सारे फूड को पचाते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट निकलता है और उसी से बॉडी चलती है। तो हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है फर्मेंटेड फूड और ड्रिंक। फर्मेंटेड फूड ड्रिंक में आता है दही, सबसे पहला दही, पर हाई फैट हो तो ठीक है, मॉडरेशन में। ज़्यादा खाने से ये भी इंसुलिन छोड़ता है। तो आप छाछ ले सकते हैं, छाछ से इंसुलिन नहीं छूटता या नहीं के बराबर छूटता है। दूसरा, सिरके वाले खट्टे अचार जिसमें विटामिन C भी होता है और आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। फर्मेंटेड फूड और गट हेल्थ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो जब बनाऊंगा तब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी 7वां पॉइंट होता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट का मतलब है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में पंपकिन सीड्स आ गया, काले तिल आ गए, अखरोट। इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन ये 2 एंजाइम्स हैं जो हमारे आगे जाके इसमें हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। फ्लैक्स सीड्स में एस्ट्रोजन लाइक सब्सटेंट होता है। एस्ट्रोजन इज़ ए फीमेल हार्मोन्स, तो फ्लैक्स सीड फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। मेल जिनको ED की प्रॉब्लम हो या लो टेस्टोस्टेरोन, उनको फ्लैक्स सीड नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल मॉडरेशन में। हालांकि इसमें बहुत कुछ अच्छा भी होता है, फाइबर और बहुत सारे मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर आदमियों को कम लेना चाहिए फ्लैक्स सीड, वीमेन ले सकते हैं। दूसरा, हमारे हरी सब्जी, वेजिटेबल्स और नॉर्मल फूड खाने से हमारे जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए होते हैं, हमारी भारतीय जीवन शैली में कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, फैट नहीं के बराबर, हेल्दी फैट नहीं के बराबर लेते हैं, प्रोटीन मॉडरेशन में लेते हैं। तो हमें बैलेंस लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस प्रोटीन और बैलेंस हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में ड्राई फ्रूट्स, घी, ये वगैरह आ गए। ऑयल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाते हैं, स्पेशली सोयाबीन ऑयल, सोया ऑयल, तो उसको अवॉइड करिए। घी अच्छा है, बहुत सारे जैसे तिल्ली का तेल है, मूंगफली का तेल है। मूंगफली का तेल मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा, बट हाँ, तिल्ली का तेल अच्छा है, कोकोनट ऑयल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है, ये सारे आप ले सकते हैं। और इन सब से हमारे मैग्नीशियम, पोटेशियम, वाइटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है, तो उनकी कमी से भी कई बार ED या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बराबर नहीं होता। तो हमें हरी सब्जी प्लस हेल्दी फैट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये ज़रूर लेने चाहिए। अभी फिर भी अगर आपके इन सब, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लाइफ स्टाइल को अगर आप फॉलो करेंगे तो विद इन 10 डेज़ और 7 डेज़ आपको ये इफेक्ट दिखने लगेगा। इन केस तो भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर इन केस ऑफ एक्यूट इमरजेंसी आप डॉक्टर की सलाह लेके, एक सिडनाफिल आती है, वाइग्रा, जो कि वाइग्रा के नाम से फेमस है, विगर 50, ताड़ाफिल, अवनाफिल, बहुत सारी मेडिकेशंस आती है, पर ये किसी डॉक्टर को पूछ के आप ये ले सकते हैं।
तो बेसिकली आपको क्या करना है, 24 घंटे का उपवास करना है। 24 घंटे का उपवास आप शुरुआत में 16 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। वॉक 30 to 60 मिनट्स, वॉक जॉग या नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तुलसी बीज, घी, हरी सब्जी, हरा प्याज, आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें सफ़ेद मूसली, कौच बीज, अश्वगंधा। गट हेल्थ के लिए आप फर्मेंटेड फूड जिससे आपका हेल्दी बैक्टीरिया बढ़े, सिरके वाले अचार ये सब पी सकते हैं। छाछ को फर्मेंट करके भी पी सकते हैं। दूसरा हेल्दी फैट, बहुत सारे नट्स, सीड्स एंड लेंटिल्स, दालें वगैरह खा सकते हैं। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि 100% आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होगा। उसके अलावा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा, तो बहुत सारे आपके बॉडी हेल्दी होगी। इवन इन केस आप अगर डायबिटीज़ है आपको, या आप यू आर प्री डायबिटिक और आपको पता नहीं है कि आपका डायबिटीज़ ज़्यादा है या नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, तो इस लाइफ स्टाइल से आपका ओवरऑल हेल्थ लेवल बढ़ेगा। दैट्स इट फॉर ऑल। आई होप ये आपको अच्छा लगे, और इसमें से अगर कुछ भी आपको लगा कि ये अच्छा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपको लगता है कि जिस पर्सन को इस वीडियो की ज़रूरत है उसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।